हम हर पल गैसों के एक समंदर में डूबे हुए हैं। हम इसमें सांस लेते हैं, इसी से मौसम बदलते हैं, गुब्बारे, टायर, सब कुछ गैस ही है। लेकिन हम इस अदृश्य दुनिया के बारे में असल में कितना जानते हैं? आज का हमारा विषय है आदर्श गैस, और हमारे पास कुछ बेहतरीन नोट्स हैं जो हमें पदार्थ की अवस्थाओं से लेकर गैसों को कंट्रोल करने वाले फंडामेंटल नियमों तक ले जाएंगे। तो मिशन साफ है, इन नोट्स की मदद से ये समझना कि हमारे चारों ओर की हवा, ये अदृश्य चीज, आखिर काम कैसे करती है। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। और ये सिर्फ एक अकादमिक सवाल नहीं है। गैसों के व्यवहार को समझना इंजीनियरिंग से लेकर मौसम विज्ञान तक हर चीज की बुनियाद है। अच्छा। हाँ, आप एक एसी कैसे डिजाइन करते हैं, आप तूफान की भविष्यवाणी कैसे करते हैं, हाँ। इन सब के जवाब इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों में छिपे हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोल कर समझते हैं। इन नोट्स की शुरुआत एक बहुत ही मददगार तालिका से होती है जो पदार्थ की 3 अवस्थाओं, ठोस, द्रव और गैस के गुणों की तुलना करती है। जी। और ये अंतर तो हम रोज ही देखते हैं। ठोस जैसे ये मेज, इसका अपना शेप है, अपना वॉल्यूम है। हाँ, ये कहीं नहीं जा रही। और द्रव जैसे पानी, उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, 1 लीटर मतलब 1 लीटर, पर शेप नहीं। जिस बोतल में डालो उसी का आकार ले लेता है। और फिर आती हैं गैसें। वो तो पूरी तरह से आजाद है, ना अपना आकार ना अपना आयतन। पर सवाल ये है कि क्यों एक ही पदार्थ जैसे पानी, जब बर्फ बनता है, पानी रहता है या भाप बनता है, तो इतना अलग व्यवहार क्यों करता है? बिल्कुल, इसका जवाब हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे मिलता है। यहाँ 2 चीजें ही सब कुछ तय करती हैं। अणुओं के बीच का आकर्षण बल, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, ओके। और उनके बीच की दूरी यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, ये तो समझ में आता है। ठोस में कण कसकर चिपके हुए हैं, गैस में दूर दूर है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही सिंपल लगता है। मतलब ये एक छोटा सा फर्क सब कुछ कैसे समझा सकता है? जैसे कि हम गैस को कंप्रेस क्यों कर सकते हैं पर पानी को नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर सारा खेल है। चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि अणु एक कमरे में मौजूद लोग हैं। ठोस अवस्था में लोग एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर कस के खड़े हैं। वे हिल नहीं सकते, बस अपनी जगह पर थोड़ा कांप सकते हैं। ठीक है, जैसे एक भरी हुई लोकल ट्रेन में। बिल्कुल, उसे हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। अब द्रव अवस्था की कल्पना कीजिए। लोग अब भी कमरे में हैं, पर अब उनके पास थोड़ी जगह है। वे एक दूसरे से टकराते हुए घूम सकते हैं, नाच सकते हैं। अच्छा। तो अब वाइब्रेशनल मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी है, लेकिन वे कमरा नहीं छोड़ सकते। और गैस? गैस अवस्था में वे लोग एक बड़े से खुले मैदान में हैं। वो पूरी तरह से आजाद हैं, किसी भी दिशा में दौड़ सकते हैं, उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और यही ट्रांसलेशनल मोशन गैसों को उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी देता है। वे हमेशा फैलकर उपलब्ध पूरी जगह को भर देती हैं। हाँ, कमरे में लोगों वाली एनालॉजी से बात एकदम साफ हो जाती है। तो क्या गैस का प्रेशर उन लोगों के दीवारों से टकराने जैसा है? एग्जैक्टली। हम उस पर आगे आएंगे, लेकिन पहले इस एनालॉजी का एक और नतीजा देखिए, घनत्व यानी डेंसिटी। ओके। ठोस और द्रव में अणु पास पास हैं तो उनका घनत्व ज्यादा होता है, जिसे हम ग्राम पर ml में मापते हैं। लेकिन गैसों में अणु इतने दूर होते हैं कि उनका घनत्व हजारों गुना कम होता है। हजारों गुना? हाँ, इतना कम कि उसे ग्राम पर लीटर में मापना पड़ता है। ये जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसलेशनल मोशन है, वो मैदान में दौड़ने की आज़ादी, यही गैसों को इतना यूनिक बनाती है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। इन नोट्स में गैसों के कुछ और अनोखे गुणों की बात की गई है, जैसे कि द्रवीकरण यानी लिक्विफैक्शन। एक तरफ हम कह रहे हैं कि गैस के अणु एक दूसरे से बहुत दूर हैं और उनमें अट्रैक्शन लगभग 0 है। लेकिन फिर भी हम सभी गैसों को ठंडा करके और उन पर दबाव डालकर द्रव में बदल सकते हैं। ये तो विरोधाभास लगता है। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, तो हम उन्हें पास लाकर लिक्विड कैसे बना लेते हैं? क्योंकि वे एक दूसरे से नफरत नहीं करते, वे बस एक दूसरे के प्रति ज्यादातर समय उदासीन लेते हैं। उनमें बहुत कमजोर क्षणिक आकर्षण बल होते हैं। अच्छा। सामान्य तापमान और दबाव पर उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये आकर्षण बल कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब आप उन्हें ठंडा करते हैं और उन पर दबाव डालते हैं, तो वही कमजोर बल उन्हें एक साथ खींचने के लिए काफी हो जाता है। वाह, ये तो बहुत सूक्ष्म बात है।
ठीक है। और इन नोट्स में जो बात मुझे सबसे हैरान कर गई वो कणों के आकार से जुड़ी है। इसमें लिखा है कि गैस का वॉल्यूम असल में कणों के बीच की खाली जगह का वॉल्यूम होता है। और ये एक जबरदस्त इंसाइट है। ठोस या द्रव में कुल वॉल्यूम का ज्यादातर हिस्सा अणुओं के अपने आकार की वजह से होता है। लेकिन गैसों में अणुओं के बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि अणु खुद सुई की नोक के बराबर लगते हैं। हम उनके अपने वॉल्यूम को लगभग नजरअंदाज कर सकते हैं। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि एवोगाड्रो की परिकल्पना जैसा यूनिवर्सल लॉ इसलिए काम करता है क्योंकि गैस के अणु खुद उस जगह की तुलना में लगभग कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो खालीपन पर बना एक नियम है। ये अविश्वसनीय है। बिल्कुल। एवोगाड्रो की परिकल्पना यही कहती है कि समान तापमान और दबाव पर किसी भी गैस के 1 लीटर में अणुओं की संख्या हमेशा समान होगी, चाहे वो हल्की हाइड्रोजन हो या भारी कार्बन डाइऑक्साइड। और ये तभी सच हो सकता है जब हम अणुओं के अपने आकार को समीकरण से बाहर कर दें, जो हम गैसों के लिए कर सकते हैं। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। नोट्स में 2 और शब्द हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, विसरण यानी डिफ्यूजन और निःसरण यानी एफ्यूजन। इनमें क्या फर्क है? दोनों में कणों की गति शामिल है, पर उनका कॉन्टेक्स्ट अलग है। डिफ्यूजन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जहां कण ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से कम कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह की ओर जाते हैं। जैसे इत्र की खुशबू का फैलना। बिल्कुल। अगर आप कमरे के एक कोने में इत्र छिड़कें तो उसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है। ये डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन एक भीड़ का पार्क में फैल जाने जैसा है। बेहतरीन एनालॉजी। और एफ्यूजन उसी भीड़ का एक छोटे से दरवाजे से एक एक करके बाहर निकलने जैसा है। अच्छा। एफ्यूजन तब होता है जब गैस के कण एक बहुत छोटे से छेद से होकर निकलते हैं, जैसे एक गुब्बारे से हवा का धीरे धीरे रीसना। वो एफ्यूजन है। समझ गई। और आखिर में कंप्रेसिबिलिटी और एक्सपैंडेबिलिटी, ये तो अब सीधा साधा लगता है। हाँ, चूंकि अणुओं के बीच इतनी खाली जगह हैं, तो उन्हें दबाकर पास लाना यानी कंप्रेस करना आसान है। हाँ, और इसी वजह से हम एक छोटे से एलपीजी सिलेंडर में इतनी सारी कुकिंग गैस भर पाते हैं, या स्कूबा डाइवर्स अपनी पीठ पर अपनी सांस लेने लायक हवा लेकर जा सकते हैं। और जैसे ही आप दबाव हटाते हैं, वो वापस फैल जाते हैं, यानी एक्सपैंड हो जाते हैं। इन नोट्स में गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक और दिलचस्प बात है। लिखा है कि हम आमतौर पर गैसों पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को नजरअंदाज कर देते हैं, पर यह तो अजीब है। गुरुत्वाकर्षण ही तो हमारे पूरे वायुमंडल को पृथ्वी से बांधकर रखता है। हम इसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? आपका सवाल बिल्कुल सही है। हम इसे नजरअंदाज नहीं करते जब हम पूरे वायुमंडल की बात कर रहे हों, लेकिन एक सामान्य लैब के बर्तन में जो कुछ इंच या फुट लंबा हो, हाँ, उसमें गैस के अणुओं की अपनी काइनेटिक एनर्जी गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से कहीं ज्यादा होती है। अणु इतनी तेजी से और बेतरतीब ढंग से घूम रहे होते हैं कि गुरुत्वाकर्षण उन्हें नीचे की ओर खींच नहीं पाता। अच्छा। हाँ, अगर आप एक बहुत बहुत ऊंचा सिलेंडर लें, कई किलोमीटर ऊंचा, तब आपको दिखेगा कि नीचे गैस का घनत्व ज्यादा है और ऊपर कम। लेकिन हमारी रोजमर्रा की गणनाओं के लिए इसका असर ना के बराबर होता है। ठीक है, अब मुझे ये समझ आ रहा है कि गैसें ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं। लेकिन अगर हमें इस व्यवहार को मापना हो, इसे प्रिडिक्ट करना हो, तो हमें नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। हम गैसों को नापते कैसे हैं? यहीं पर चीजें और ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती हैं। किसी भी गैस की अवस्था को पूरी तरह से बताने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए। उसका द्रव्यमान, जिसे हम अक्सर मोल में मापते हैं, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर। वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, ये सब तो समझ आते हैं, लेकिन गैस में प्रेशर का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ये किसी किताब के मेज पर रखे होने जैसा दबाव तो है नहीं। ये आता कहाँ से है? कल्पना कीजिए कि गैस के अणु लाखों करोड़ों छोटी छोटी टेनिस बॉल्स हैं, जो लगातार कंटेनर की दीवारों से टकरा रही हैं। हर एक टक्कर एक बहुत छोटा सा बल लगाती है। लेकिन जब अरबों खरबों अणु हर सेकंड ये कर रहे हों, तो उनका मिलाजुला असर एक स्थिर मापने योग्य बल बन जाता है, जिसे हम प्रेशर कहते हैं। ये एक निरंतर बमबारी है। और इसे हम मापते कैसे हैं? वो पारे यानी मर्करी वाले बैरोमीटर से? हाँ, पारंपरिक तरीका वही है। दबाव पारे के एक स्तंभ को कितनी ऊंचाई तक धकेल सकता है, उसी से उसे मापा जाता है। इसीलिए दबाव की एक आम इकाई मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी या mmHg है, जिसे टॉर भी कहते हैं। जी, जिसे टॉर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास गैसों को मापने के लिए वेरिएबल्स हैं, P, V, T और N। क्या किसी ने ये पता लगाया कि ये आपस में कैसे जुड़े हैं? ऐसा लगता है कि अगर आप एक चीज बदलेंगी तो दूसरी पर भी असर पड़ना चाहिए। बिल्कुल, और यहीं से गैस के नियमों की शुरुआत होती है।
17वीं शताब्दी में रॉबर्ट बॉयल नाम के एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इनमें से दो वेरिएबल्स, प्रेशर और वॉल्यूम, के बीच एक मजबूत संबंध खोजा। और यही बॉयल का नियम है। नोट्स इसे बहुत सरल शब्दों में बताते हैं। अगर आप तापमान और गैस की मात्रा को साबित रखें तो उसका आयतन उसके दबाव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरे शब्दों में ये एक सीसॉ जैसा रिश्ता है। आप दबाव बढ़ाएंगे तो आयतन घट जाएगा। बिल्कुल। जैसे गुब्बारे को दबाना है ना, आप जितना ज्यादा दबाव डालती हैं वो उतना ही छोटा होता जाता है। बिल्कुल सही। गणित में हम इसे लिखते हैं V प्रोपोर्शनल 1P, जिसका मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल यानी PV हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। अच्छा। और इसी से हमारा सबसे काम का फॉर्मूला बनता है P1V1 = P2V2। अगर आपको किसी गैस का शुरुआती प्रेशर और वॉल्यूम पता है तो आप बता सकते हैं कि नया प्रेशर डालने पर उसका नया वॉल्यूम क्या होगा। इन नोट्स में कुछ ग्राफ भी हैं जो इस रिश्ते को दिखाते हैं। हाँ, और ये ग्राफ कहानी को और भी साफ कर देते हैं। V बनाम P का ग्राफ एक कर्व बनाता है, लेकिन जो ग्राफ मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है PV बनाम P का। वो क्यों? वो तो बस एक सीधी फ्लैट लाइन है। इसीलिए ये इतनी सादगी से बॉयल के नियम की खूबसूरती को दिखाता है। ये कहता है आप प्रेशर कितना भी बदल लें, 2 गुना, 3 गुना, आधा कर लें, इन दोनों का गुणनफल नहीं बदलेगा। ये उस गैस के लिए उस तापमान पर एक फंडामेंटल कांस्टेंट है। ये व्यवस्था में छिपी एक गहरी सच्चाई को दिखाता है। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं जो हमारे नोट्स में है। सवाल है, एक गैस 570 टॉर के दबाव पर 400 ml जगह घेरती है। अगर तापमान को स्थिर रखते हुए गैस को 1.5 atm तक कंप्रेस किया जाए तो अंतिम आयतन क्या होगा? ठीक है, तो हम P1V1 = P2V2 का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास P1 is 570 टॉर, V1 is 400 ml और P2 is 1.5 atm है। अरे यहाँ एक जाल है। एक प्रेशर टॉर में है और दूसरा ATM यानी एटमॉस्फेयर में। हम इन्हें सीधे फॉर्मूले में नहीं डाल सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं, हमें इकाइयों को एक जैसा रखना होगा। चलिए ATM को टॉर में बदल लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 ATM = 760 टॉर होता है। ओके। तो P2 = 1.5 × 760 टॉर, जो हुआ 1140 टॉर। ठीक है, तो अब दबाव 570 टॉर से बढ़कर 1140 टॉर हो गया है, यानी ठीक दोगुना। एग्जैक्टली। अब फॉर्मूला लगाते हैं। 570 टॉर × 400 ml = 1140 टॉर × V2। अब V2 के लिए सॉल्व करें तो V2 = 570 × 400 / 1140, जो आता है 200 ml। जैसा कि उम्मीद थी, दबाव ठीक दोगुना करने पर आयतन ठीक आधा हो गया। ये बॉयल का नियम एक्शन में है। बिल्कुल। बहुत खूब। तो आज की चर्चा का सार ये है, हम उस गैसों के समंदर से शुरू हुए जिसमें हम रहते हैं, फिर आणविक स्तर पर जूम करके देखा कि ठोस, द्रव और गैस इतने अलग क्यों हैं। हमने देखा कि अणुओं की आज़ादी ही सब कुछ है, और फिर हमने जूम आउट करके देखा कि कैसे बॉयल के नियम जैसे सरल गणितीय संबंध उस आणविक अराजकता के व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये शानदार सारांश है, और मैं इसे एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा जो श्रोता को सोचने पर मजबूर करें। जरूर। आज हमने जिन नियमों और गुणों पर चर्चा की वे सभी आदर्श गैस की अवधारणा पर आधारित हैं। एक ऐसी काल्पनिक परफेक्ट गैस जिसके कण सिर्फ बिंदु हैं और जिनके बीच कोई आकर्षण नहीं है। एक उपयोगी मॉडल है पर हकीकत नहीं। सही। यह हकीकत का सिर्फ एक सरलीकरण है। लेकिन असल दुनिया में गैसें कैसी होती हैं? जब हम प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं जिससे अणु एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वे एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। या जब हम तापमान बहुत कम कर देते हैं जिससे उनकी गति धीमी हो जाती है और उनके बीच का वो कमजोर सा आकर्षण बल हावी होने लगता है, तब क्या होता है? तब ये नियम काम नहीं करते होंगे। असल गैसें इन आदर्श नियमों से कैसे और क्यों भटकती हैं, ये विचार हमें गैसों के व्यवहार की एक और गहरी और ज्यादा यथार्थवादी परत की ओर ले जाता है।